हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हैं लॉ एंड एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि 25 डेज़ में मैंने यूजीसी नेट कैसे क्लियर करा। कोई क्लिक बेट नहीं है। कई लोग आके बोलते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट मेरे लिए तो ये रियलिटी ही है। 25 डेज़ में सच में मैंने क्लियर करा है यूजीसी नेट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने भी यूज़ किए हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और आप कैसे उसको अपने रूटीन में इनकलकेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कुछ जनरल टॉपिक्स से जो आपको याद होने चाहिए, जो दोनों पेपर के लिए कॉमन है। और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो चलो शुरू कर। तो सबसे पहले कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है पी वाई क्यूज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं हर बार, और भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि पी वाई क्यूज़ का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जितने पी वाई क्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे, जितने ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, जो आपने गलत करे हैं क्वेश्चंस उनको एनालाइज करेंगे, जो सही भी किए हैं उनको भी एनालाइज करेंगे, तो आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, या फिर जिस डायरेक्शन में आप कर रहे हैं अभी तक वो सही है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो दोनों पेपर के लिए कॉमन है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस। ये एनटीए को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मुझे पता है कि रियल लाइफ में ये इतना यूज़ नहीं होता है, बट एनटीए को काफ़ी सेंस लगती है इस चीज़ की, तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वो चीज़ याद करनी ही पड़ेगी। तो जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पूरे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो सीक्वेंस से मेरा ये मतलब है, जैसे कि वो पूछ लेंगे कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इनको आप सीक्वेंस में लगाओ फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, या फिर न्यू टू ओल्ड, या फिर वो आपको ईयर दे देंगे और उस हिसाब से आपको मैच द फॉलोइंग करने पड़ेंगे। जैसे कि दिसंबर के पेपर में काफ़ी सारे ईयर वाले क्वेश्चंस आए थे मैच द फॉलोइंग के। और उसके पहले हमने ये ट्रेंड देखा है कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते रहे हैं और वो अभी भी ट्रेंड में हैं। तो वो अभी मुझे लगता है कि थोड़े टाइम तक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और रेलेवेंट रहेंगे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस। उसके बाद एयर वाइज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है कि सारे एयर हर चीज़ का याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई वुड सजेस्ट एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैं सब चीज़ के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कन्वेंशंस हो गई, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं उनके ईयर आप याद रख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर नहीं भी हो रहा है तो आप क्या करिए, आप एक वर्ड की फ़ाइल बनाइए, या फिर अगर आपको लिख के याद होता है तो देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप एक वर्ड में फ़ाइल बनाइए, उसमें जो जो भी कन्वेंशंस आपको दिखते जा रहे हैं जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो एयर लिखिए, उसके बाद कन्वेंशन का नाम लिखिए, ब्रीफ में 2 लाइन में लिख दो कि किस चीज़ के बारे में वो बात करता है, कौन सा कन्वेंशन क्या किस चीज़ से डील करता है, उसको लिख दो एंड दैट्स इट। या फिर एंड में अगर आपको एक और टेबल याद करना है सो दैट इट शुड बी एग्जॉस्टिव, एक और चीज़ ऐड कर दो कि इंडिया ने कब वो कन्वेंशन अडॉप्ट करा, या फिर इंडिया उसका पार्ट है या नहीं। तो ये करके आपकी पूरी जो कन्वेंशन वाली चीज़ है वो एग्जॉस्टिव हो जाएगी। तो आई थिंक जनरल के लिए ये काफ़ी है। तो अब बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 ऑब्वियसली वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग सूट, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स कभी मैंने देखे ही नहीं थे ज़िंदगी में, सच बताऊँ तो मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के। तो बाकी सारे तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे लाइफ में, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी एज अ लॉ स्टूडेंट या इवन इन स्कूल। तो इसके लिए मैंने, मेरा जो ऑनेस्ट सोर्स है, मैंने कुमार भारत सर के लेक्चर्स जो हैं वो परचेज़ किए थे। पी वाई क्यूज़ उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो परचेज़ किए थे। और अगर यूट्यूब पे आपको कोई कंटेंट चाहिए तो उसके लिए मैंने JRF अड्डा रेफ़र किया था। JRF अड्डा के भी कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे हैं, एंड उनके जो ऑनलाइन जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं वो भी आई थिंक काफ़ी अच्छे लेक्चर्स थे। जो मुझे लग रहा था कि पेपर 1 में जो मेरा गैप आ रहा है, तो उसके लिए मैंने JRF अड्डा के जो रैपिड रिविजन के लेक्चर्स होते हैं वो भी रेफ़र किए थे। काफ़ी एग्जॉस्टिव था, इवन इन रैपिड रिविजन वो समझ आ रहा था। तो आई एम श्योर जो उनका पर्सनल कोर्स होगा या फिर जो जिसमें कॉस्ट होता होगा उसमें और भी अच्छा कोर्स होगा वो। तो पेपर 1 का मेरा ये सोर्स था। एंड उसमें आपको मैं बस ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर 1 में देखो जो मैथ्स
DI और लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो इनसे 5 क्वेश्चन ईच तो आने ही हैं। आई वुड सजेस्ट कि इन 4 चीज़ों को आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बना लो, क्योंकि मैथ्स इतने हाई लेवल की नहीं आती है, सिंपल आती है। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक की आती है मैथ्स, तो उतना सफिशेंट रहेगा। आप रोज़ कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करिए मैथ्स के, DI के, लॉजिकल रीजनिंग के। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करिए, क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो ईजी ही आता होगा। ईजी आता है, पर कई बार जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, क्योंकि जब मैंने अटेम्प्ट किया था तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो बहुत ईजी ही आता है, एंड ईजी आया था। बट जब मैंने अपना आंसर्स देखे तो मैंने आई थिंक 5 में से 3 या 4 तो गलत कर रखे थे। तो उस चीज़ को लाइटली मत लो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे भी ध्यान दो। उससे बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के आंसर्स उनको चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि आंसर कुछ एग्जैक्ट नहीं होता है कभी भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा उसकी रेंज थोड़ी सी वाइड होती है, तो उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हो गए। इनको जो मैंने किया था, जो इन 4 चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बनाने की कोशिश करिए। उसके अलावा जो अभी भी सेम एंड प्रिडिक्टेबल है, दैट इज़ व्हाट रिसर्च एप्टीट्यूड पे खास ध्यान दीजिए। आई थिंक रिसर्च एप्टीट्यूड में जो सैम्पलिंग वाला पार्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि बाकी कुछ मत करो, रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग ज़रूर करके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है वो, और पक्का उससे क्वेश्चन आना ही है। और मतलब अब मैं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब छोड़ के चले गए। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, या फिर अगर आप कोई कोर्स परचेज़ कर रहे हैं JRF अड्डा का या फिर कुमार भारत सर का, तो जो उन्होंने दिया है वो तो पूरा करके ही जाओ। क्योंकि जब मेरे पास 25 डेज़ बचे थे तो मैंने तब लेक्चर देखने शुरू किए थे, ठीक है। तो वो लेक्चर देखते देखते आई थिंक दैट वाज ऑल्सो मेरे लिए वो बेनिफिट हो गया, क्योंकि एंड में पढ़ा था और सब कुछ दिमाग में बहुत फ्रेश था, इसीलिए शायद मुझे याद रह गई वो चीज़ें, और दैट्स वाई मेरा क्लियर भी हो गया। तो मेरे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल हो गई। बट अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है, 2-3 महीने हैं, तो आप लेक्चर देखना शुरू करो, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे आपको याद रहना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन। तो रिसर्च में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद कर लेना, स्टेप्स भी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं स्टेप्स को भी, रिसर्च का भी और हाइपोथेसिस का भी स्टेप्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च पता होना चाहिए, सबके बीच में क्या डिफरेंस है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सपोस्ट फैक्टो किसका है, एक्सपेरिमेंटल किस में काम आएगा। एग्जाम्पल दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होने चाहिए। सैम्पलिंग तो मैंने बता दिया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर हाइपोथेसिस का भी मैंने बता दिया है, उसका भी आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए। टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, F टेस्ट, अनोवा टेस्ट, वो सब पता होना चाहिए। फिर एथिक्स का भी आजकल पूछते हैं। आई थिंक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एथिक्स के, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आई थिंक कॉमन सेंस से आप वो आंसर कर सकते हैं। फिर प्लेजरिज्म और रेफरेंसिंग स्टाइल्स, APA स्टाइल या फिर ब्लू बुक का क्या स्टाइल होता है, वो वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेरिएबल से क्वेश्चन आना काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है आजकल। वेरिएबल्स पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे और फिर बोलेंगे कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो आई थिंक इसके लिए रिसर्च के लिए इतना सफिशेंट है। उसके बाद ICT एक और टॉपिक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक और प्रेडिक्टेबल टॉपिक है, जिससे उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ICT में कुछ नया क्या पूछोगे, जो है वो है। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई थिंक इंटरनेट के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, S में जो S लगा है एक्स्ट्रा उस वो क्या होता है। IP एड्रेस, वो आपको पूरा एक फॉर्मेट दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से जो ये वाला वर्ड है, ये क्या होता है, ये एड्रेस है या फिर
आईपी एड्रेस है, क्या है ये, इस तरह से क्वेश्चन। फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स, जो सीपीयू का बेसिक्स होता है वो पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे वो पूछ लेंगे कि एक शेड्यूल दे देंगे ऊपर और दूसरा दे देंगे और फिर बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद एमएस ऑफिस का देखो थोड़ा बहुत तो सबको पता होता ही है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत एमएस के साथ थोड़ा बहुत खेलना शुरू करो, उसको आपको पता चल जाएगा। फिर जो टाइप्स ऑफ स्टोरेज होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और आज के टाइम में जो एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो उसको भी याद रखने की कोशिश करो, क्या क्या नए ऐप्स हैं, क्या उनमें नए फीचर्स हैं। अब ये तो लिस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश करो। और ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि आप कितना भी कर लो बट वो कुछ अतरंगी पूछेंगे जो आपको नहीं आता होगा, तो दैट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू स्पेंड योर टाइम डूइंग, कि आपको इसमें टाइम स्पेंड करना है जो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है और पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, या फिर वो चीज़ जो आपको पता है कि यहाँ से तो आने ही वाला है, तो उस पर फोकस करें। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस, तो ये वाला पार्ट आपका आईटी एक्ट में, अगर जो लॉ का आप पढ़ेंगे आईटी एक्ट में, थोड़ा बहुत उसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आईटी एक्ट अच्छे से कर लेना। आईटी एक्ट आपका आईसीटी में भी काम आ जाएगा और जो लॉ का पेपर है उसमें तो काम आएगा ही, ठीक है। और जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो पहले आता था काफ़ी क्वेश्चन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिडंडेंट हो गया है, आ सकता है अभी भी। यू नेवर नो विद एनटीए, उनका मन करेगा तो वो उठा के दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेम एंड प्रिडिक्टेबल है, मैंने आपको बता दिया, एक है रिसर्च एप्टीट्यूड आईसीटी, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग इज़ देयर, मैथ्स है, डीआई है और कॉम्प्रहेंशन है। ये 6 चीज़ें हो गई, तो इनको आप अपना बेस्ट कर लो ताकि यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। उसके बाद जो सेम है अभी भी बट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, वो पहला है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक्ट जो आप करोगे पेपर 2 में, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, तो एक वो कर लेना। अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होते हैं, क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, कौन से ओजोन में गैसेस होती हैं, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ नई पॉलिसीज़ हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं आजकल ज़रूर नई पॉलिसी से रिलेटेड। अब हो सकता है पता हो, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि उस पर इतना फोकस मत करो कि जो अनप्रेडिक्टेबल आ सकता है, जो आपको पता है कि यही से आएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थिंक कुछ 200 पेज का है, तो उसमें अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि उसमें एआई की हेल्प लो, चैट जीपीटी या जेमिनाई जो भी यूज़ करते हो, उसमें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करो और जीपीटी से पूछो कि लिस्ट डाउन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस, लिस्ट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। तो ऐसे करके आप कुछ 20, 30, 40, 50 जो भी है 50 पॉइंटर्स निकाल लीजिए और उसको रीड कर लीजिए। कुछ बहुत अतरंगी नहीं है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही है, तो वो आपको बता देगा। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हो गया यूजीसी, एआईसीटी, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसका, कौन सी गवर्निंग बॉडी टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करती है, या लॉ को कौन गवर्न करता है, फार्मेसी को कौन गवर्न करता है, ऐसे करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके भी सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। देन जो लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन, मुझे पर्सनली काफ़ी ईजी लगता है। कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि जैसे जब मेरा क्लियर हुआ था तब उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये फिल्म किस डायरेक्टर ने बनाई है, या फिर किस ईयर में थी, या फिर ये बुक्स को मैच द फॉलोइंग करो, तो ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, बट इतना तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ज़रूर। तो इसके भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। टाइप्स पता होने चाहिए आपको कम्युनिकेशन के, वर्बल और नॉन वर्बल। उसमें भी अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए कि वर्बल में क्या क्या आता है, नॉन वर्बल में क्या क्या आता है, ठीक है। फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं,
एक बार अगर आप समझ लोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, वो सब भी आपको पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत बेसिक है, सिंपल सा है, मतलब कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थोड़ा कुछ अतरंगी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, होता वो बहुत सिंपल है, बट जिस तरह से वो पूछा जाता है या जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो थोड़े से अतरंगी होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उसके लिए बार बार क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चंस देखना, एनालाइज करना, उससे आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जो कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, वो सब आपको देखने चाहिए। उसके बाद जो नए डेवलपमेंट्स हैं वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर वो क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे, आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आता होगा तो आई वुड से डोंट स्ट्रेस ओवर इट कि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पढ़े नहीं हैं, क्योंकि एनटीए ऑब्वियसली यही चाहता है कि आप पेपर 1 में कम मार्क्स स्कोर करें और अपना जो आपका पेपर है, जो पेपर 2 है लॉ का, उसमें आप ज़्यादा स्कोर करें, एंड दैट्स हाउ यू शुड क्वालिफाई। तो एनटीए का भी गोल यही है कि इट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। तो आई थिंक पेपर 1 के लिए बस इतना ही। देखो अब आ जाते हैं पेपर 2 लॉ पे, जो कि अपना सब्जेक्ट है। सबसे पहला यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस, हम सबका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। किसी को पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट, सब लोग बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि क्या मतलब है ये सब पढ़ने का, क्योंकि फिलोसोफर्स एंड ऑल कि मतलब क्या, क्यों ही पढ़ना है हमें ये सब्जेक्ट, लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम जो लेते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सेंस लगती है कि हमें पता होने चाहिए सारे कोड्स, किस स्कूल में कौन सा जूरिस था, हमें पता होना चाहिए, ये उन लोग को बहुत सेंस लगती है। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो पेपर 2 का सिलेबस है, स्टिक टू इट। बहुत ही एग्जॉस्टिव दिया हुआ है कि क्या क्या आएगा, बहुत ही रेयरली कभी ऐसा हो जाएगा कि ये लोग इससे डिविएट करेंगे, कि कुछ बाहर का पूछ लिया। तो जो सिलेबस में दिया गया है हर यूनिट का, उस पर स्टिक करो। कभी कुछ क्वेश्चन बाहर से आ भी गए तो वो कुछ एक दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, विच इज़ फाइन। फिर भी आपको इतने क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो सिलेबस से ही आएंगे, 90 to 95 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो सिलेबस से ही आएंगे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। तो वो हमेशा केस रहता ही है, वो हर एग्ज़ाम के साथ है, नॉट जस्ट विद नेट। तो वी हैव टू बेयर विद इट। तो सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 में। तो जैसे ज्यूरिस में सबसे पहले पूछ लिया कि सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देंगे, आजकल ये नया ट्रेंड चला है कि जो ज्यूरिस्ट्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि एआई की हेल्प लो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी है उनसे पूछो ये सब, या जो भी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें बनाओ, और सारे जो ज्यूरिस्ट हैं उनका एयरवाइज लिखते जाओ। देन स्कूल्स तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स और जो भी उसमें ज्यूरिस्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पता होने चाहिए, और राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, किस ज्यूरिस्ट ने या किस फिलोसोफर ने क्या कोट दिया है। तो इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि सारे लिख लो। याद करना है तो आई थिंक इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द कोट्स, बट उसको लिख लो और बार बार रीड करते रहो, उसको रोज़ देखो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसे करके आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ ठीक है, इस ज्यूरिस्ट ने इससे रिलेटेड कुछ तो कहा था, तो एग्ज़ाम में वो आपको याद आ जाएगा। मैं कह रही हूँ कि याद आ जाएगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे याद आ गया था, मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा, तो वो इमेज बन जाएगी आपके दिमाग में, तो और आपको वो धीरे धीरे याद आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, इसमें भी पता होना चाहिए क्या क्या है। किसी चीज़ की अगर थ्योरीज हैं तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। और आजकल मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चंस तो मान के चलो कि इससे आएंगे ही। फिर कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन, सेम सीक्वेंस में केसेस लगाने के लिए बोलेंगे, बहुत ही सारे केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन में। मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट बनाया था, अभी मैं उसका और भी एग्जॉस्टिव ये लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ केसेस का, और उसको सीक्वेंस में और किस केस में क्या बोला गया था,
ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होने चाहिए, कौन सा रिट क्या कहता है वो पता होना चाहिए। सारे डीपीएसपी याद कर लो, फंडामेंटल राइट्स याद कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर लो, ये तो पता ही होने चाहिए। फिर यूनियन और स्टेट के जो कोइंसाइडिंग आर्टिकल्स हैं वो याद कर लो, ठीक है। और फिर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इमरजेंसी का एक छोटा सा ही वो है, पार्ट है उसका चैप्टर, तो उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला जाएगा। या फिर जो टेम्पररी, प्रोविजनल और स्पेशल ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं उसको लगाने के लिए बोला जाएगा। शेड्यूल्स सारे याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद एडमिन लॉ के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो याद कर लो। बहुत सारे केसेस हैं एडमिन लॉ में, उसको भी सीक्वेंस में बना के एक डॉक्यूमेंट में रख लो उसको और रीड करते रहो बार बार, ठीक है। और लैंडमार्क केसेस तो देखो पता होने ही चाहिए, उसका एयर भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पब्लिक, इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सेम इसमें कन्वेंशंस याद होने चाहिए आपको सीक्वेंस वाइज। और उसके बाद आपको याद होना चाहिए यूएन चार्टर, उसके बाद डब्ल्यूटीओ का चार्टर, आईसीजे का चार्टर, और एक वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, उसको भी थोड़ा बहुत आप रीड कर लेंगे, उसका इंडेक्स, या फिर अंदर से अगर टाइम है तो अंदर से भी पूरा रीड कर लेना। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आजकल, ये ट्रेंड चला है कि इंटरनेशनल आईसीजे में अगर कोई नया केस चल रहा है तो उसका क्या जजमेंट आया और कितना उसमें, या तो अगर कॉम्पनसेशन मिला है, कुछ इम्प्रिजनमेंट या क्या हुआ है, तो वो पता होना चाहिए कि क्या हुआ है उस केस में डेवलपमेंट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये पता होना चाहिए, एक्सट्रेडिशन, असाइलम, रिकग्निशन के कुछ थ्योरीज हैं, स्टिम्सन डॉक्ट्रीन और एस्ट्राडा डॉक्ट्रीन, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन लॉ में यूडीएचआर का भी आपको जो प्रोविजंस हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ क्राइम्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बीएनएस आएगा या आईपीसी। तो अभी तो बेसिकली वो कंपैरेटिव स्टडी की तरह ही पूछ रहे हैं, बट आई थिंक इन 2026 तो अब वो नए बीएनएस से ही पूछेंगे। और वैसे भी वो लोग जो नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम से, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम से, इससे ज़्यादा पूछ रहे हैं। या फिर जैसे सेडेशन को कौन से लॉ ने, कौन से सेक्शन नंबर ने रिप्लेस करा है, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। पनिशमेंट्स काफ़ी पूछते हैं इसमें, तो आई वुड से जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं, उनके पनिशमेंट्स भी याद कर लो। सेम इसका तरीका है, डॉक्यूमेंट बनाओ और उसके साथ साथ लिखते रहो। नहीं तो अगर आप साथ में हाथ से लिखना चाहते हो तो वो भी, हैंड रिटन नोट्स भी वर्क्स फाइन, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ क्राइम्स का। और हाँ, इसमें आपको चैप्टर नंबर भी याद करना होगा। चैप्टर नंबर के जो रेंज होता है, जैसे इस सेक्शन से इस सेक्शन तक, ये भी अगर आपको याद होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड इट अप्लाइज टू ऑल द लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकते हैं, क्राइम्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो भी लॉज हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और पनिशमेंट्स भी पता होना चाहिए, जो भी इसमें लिखा गया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड केसेस का भी मैं एक और एग्जॉस्टिव लिस्ट बना रही हूँ, तो वो भी पता होना चाहिए। जनरल डिफेंसेस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। फिर आ जाता है जो 3 माइनर लॉज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मोटर व्हीकल और कॉम्पिटिशन। इसमें मुझे लगता है कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है और डेफिनेशन क्लॉज से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट। और कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से भी पूछे जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा एक्ट पढ़ लो, नहीं तो इंडेक्स पे फोकस करो, डेफिनेशन क्लॉज पे फोकस करो, और जो अथॉरिटीज़ होती हैं, अथॉरिटीज़ पे फोकस करो। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अथॉरिटी कौन कौन सी है, ठीक है। सेम विद मोटर व्हीकल, इसमें कौन सी अथॉरिटी होती है, या फिर कॉम्पिटिशन में क्या क्या है, जो कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स होते हैं, और मोनोपोली, इसकी डेफिनेशन, ये सब देख के जाना, ठीक है। या पावर्स और फंक्शंस भी पूछा जा सकता है इसमें। फिर कमर्शियल लॉ में देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता है, छोटा सा एक्ट है जो स्टार्टिंग के
30 सेक्शंस हैं वो तो याद कर लो पूरे, ठीक है। उसके बाद जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, तो इसके भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें डेफिनेशन पूछा जाता है काफ़ी। जो सेक्शन 138 वाला जो चैप्टर है पूरा, वो उसके पूरा सीक्वेंस याद कर लेना। और इसके बाद अच्छा हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी जो पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर क्या क्या है, गुड्स कहाँ पर दिया गया है, ये सब पता होना चाहिए। इंडेक्स बेस्ड बेसिकली, इसको भी आप देख लेना। फिर पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी में भी इम्पॉर्टेंट, जो पार्टनर कहाँ दिया गया है, पार्टनरशिप कहाँ दिया गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। छोटा ही एक्ट है, या फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कि क्या डिफरेंस होता है, कुछ इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी तो आपको देखना पड़ेगा, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें किन कंपनीज़ को करना पड़ता है CSR, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस, उनको सीक्वेंस में लगाना, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। शेयर्स, डिबेंचर्स, ये कहाँ दिए गए हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टर्स और मीटिंग्स, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होते हैं, या जो ये मीटिंग्स होती हैं वो कितने कितने टाइम में होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ लैंडमार्क केसेस हैं वो भी देखने ज़रूरी हैं, ओके। फिर आ जाते हैं फैमिली में हिंदू और मुस्लिम। देन सीक्वेंस वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि क्रूअल्टी से कौन सा केस रिलेटेड है या कौन सा केस रिलेटेड नहीं है, ठीक है। या फिर मेंटेनेंस का कौन सा केस है, लिव इन रिलेशनशिप का कौन सा केस है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कई बार जजेस के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, एंड देन इट अप्लाइज टू ऑल द केसेस। जो भी लैंडमार्क केस दिख रहा है उसमें अगर जज है, जज पता है कौन है वो याद कर लो, और अगर कोई जज ने डिसेंट करा है तो वो भी याद करना ज़रूरी है, ओके। देन ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर टू बी रिमेंबर्ड। डिवोर्स में क्या क्या होता है, मैरिज के कौन कौन से असेंशियल सेरेमनीज होती हैं हिंदू मैरिज में, और फिर इसके बाद मेंटेनेंस में क्या क्या होता है, स्त्रीधन, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस के क्या लॉज हैं, मतलब बेसिक जो हमने लॉ स्कूल में पढ़ा है वो सब आपको पता ही होना चाहिए, ओके। देन मुस्लिम लॉ में सेम, उसमें डावर, इद्दत और मेहर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उसके अलावा भी इसमें भी मेंटेनेंस। अच्छा, मुस्लिम लॉ में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो यहाँ नहीं दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स मुस्लिम लॉ का, फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, और मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, ठीक है। इसके सेक्शन नंबर्स भी याद कर लो, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं तो ये भी याद करने ज़रूरी हैं। अच्छा, अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, तो उसके प्रोविजंस काफ़ी कुछ हिंदू लॉ से रिलेटेड हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है। उसके भी चैप्टर नंबर, इंडेक्स देख के ज़रूर चले जाना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स लॉ। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखना ज़रूरी है, एयर वाटर एक्ट ये भी देखना ज़रूरी है। कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं एनवायरनमेंट लॉ के, वो काफ़ी ज़रूरी हैं, उसका सीक्वेंस देखना ज़रूरी है। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इनमें कुछ शेड्यूल्स भी हैं, उन शेड्यूल्स में क्या क्या दिया गया है या कितने नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स हैं ये भी पता होना चाहिए। NGT के क्या पावर्स होते हैं ये सब देखना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी आप देख लोगे, ओके। और NHRC है वो देखना ज़रूरी है। फिर कुछ कमीशंस हैं माइनॉरिटीज़ के, बैकवर्ड क्लास के, SC ST, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ये कमीशंस भी आप देख लोगे। इनके आर्टिकल नंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं और रेलेवेंट लॉज में भी दिए गए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड IT एक्ट में। IT एक्ट तो देखो आपको कर ही लेना चाहिए अच्छे से, उसमें पनिशमेंट्स काफ़ी पूछी जाती हैं IT एक्ट की, और क्योंकि वो आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देख लेना चाहिए क्या क्या क्राइम्स हैं,
क्या पेनल्टीज़ मिल रही हैं उनके लिए, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, एडजुडिकेटिंग बॉडीज़ कौन सी हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थ्योरीज़ क्या होती हैं ये भी पूछा जाता है कई बार, और जो रेलेवेंट आईपीज़ हैं वो भी पता होने चाहिए, जैसे कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट और नेबरिंग राइट में क्या डिफरेंस होते हैं, पेटेंट के कौन से, जो पेटेंट एक्ट है वो देखेंगे, फिर ट्रेडमार्क वाला है जो वो देखना पड़ेगा, जोग्राफिकल इंडिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए। एंड देन आ जाता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि आप अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं। इसमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो छोटा सा ही है तो उसको याद कर लो, और उनके अमेंडमेंट्स भी याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। अलग अलग तरह के कंट्रीज, जैसे यूके में क्या फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री होता है या प्रेसिडेंशियल, सेम विद यूएस या फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज़ इसमें दिए गए हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है कि इन कंट्रीज़ में क्या क्या, कौन से सिस्टम्स फॉलो होते हैं, यूनिटरी है कि नहीं, फेडरल है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद जुडिशरी किस तरह का है वहाँ पे जुडिशल रिव्यू होता है कि नहीं, एक्टिविज्म कैसा है, उस तरह के क्वेश्चंस। और ओम्बड्समैन भी आप याद कर लेंगे कि सबसे पहले स्वीडन में आया था, फिर डेनमार्क में, फिर नॉर्वे में, फिर फिनलैंड में, तो इस तरह से वो सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। और साथ साथ में ईयर भी याद कर लेना कि किस कंट्री में कौन से ईयर में आया था, ओके। एंड देन आरटीआई एक्ट पता होना चाहिए इस यूनिट के लिए। एंड देन जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट होता है जो हमारे कंट्री का ओम्बड्समैन है, उसके भी प्रोविजंस पता होने चाहिए हमको। तो दिस वॉज अ कम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ माई स्ट्रैटेजी एंड वॉट आई डिड। अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि लास्ट के 25 to 30 डेज़ आपको मिनिमम 12 to 15 आवर्स देने ही पड़ेंगे डेली। थोड़े दिन के लिए भूल जाओ कि कोई फ्रेंड्स हैं, पार्टी करनी है या वॉट एवर। हो सकता है आपका LLM अभी कंप्लीट हुआ हो और आपको लग रहा हो कि यू विल नेवर मीट दीज पीपल अगैन, बट देन इट्स फाइन। अगर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो इट डज़ नॉट मैटर। तो अपने पेपर पे ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है तो अगर आपके पास 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो फिर आप आराम से ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें एफ़र्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरे पास कम टाइम था तो मुझे वो आई हैड टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, तो वो 12 से 15 घंटे लगाने पड़े, और शायद इसी वजह से भी क्लियर हुआ। एंड मिनिमम टाइम में अगर आपको करना है तो ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आपको कुछ हेल्प भी होगी इस वीडियो से। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल ID पे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर।